Hello children. In previous lecture we discussed about the topic destruction of democracy. पिछले टर्म में मैंने डिस्कस किया था किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। वेमर रिपब्लिक और जो उनके सोशलिस्ट कैथोलिक वगैरह थे डेमोक्रेट्स को किस प्रकार ख़त्म किया। उसके बाद जर्मनी ने वहाँ मोनार्की डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही रूप धारण किया। सारी पार्टी को ख़त्म करके और केवल जर्मनी में अब एक ही पार्टी रही है और वो पार्टी खुद हिटलर की नाजिस्ट पार्टी थी। जो इंसान हिटलर के खिलाफ जाता है हिटलर उसको ख़त्म करवा देता, क्योंकि हिटलर प्रेस मीडिया इन सब पर कंट्रोल किया था और प्रेस मीडिया सब के सब कुछ अगर लिखते भी थे तो वो हिटलर के सपोर्ट में लिखते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हिटलर उन्हें ख़त्म कर देता। इस तरह डेमोक्रेसी का एंड हो गया है जर्मनी में। साथ ही साथ मैंने बताया कि जर्मनी की हालत कितनी ख़राब रही है और इस हिटलर ने अपनी कुछ पॉलिसी के द्वारा जर्मनी को एक बार फिर स्ट्रांग बनाने की शुरुआत की है। डिस्कस किया था मैंने इकोनॉमिक किस प्रकार इकोनॉमी में उसने सुधार किया है। सेस्ट के बारे में मैंने बताया था, आज उसी को आगे ले चलते हैं। साथ ही मैंने डिस्कस किया था 1938 में किस प्रकार ऑस्ट्रिया जर्मनी पर वो मर्ज किया है। एक ही स्लोगन उसने दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। दूसरी तरफ सेच ने एक सुझाव दिया था आर्मी में इन्वेस्ट नहीं करने का, जो हिटलर को पसंद नहीं आया, इसलिए सेच को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। 1939 में जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पे। मैंने बताया था पोलैंड सबसे बड़ा मार्केट था इंग्लैंड और फ्रांस का। जर्मनी का पोलैंड पे अटैक करना जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस के लिए एक युद्ध का इनवाइट करना है, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे एक्सेप्ट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई सितंबर 1939 में। हिटलर की सेना बड़ी स्ट्रांग थी निश्चित तौर पे, लेकिन उधर ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जॉइंट आर्मी थी तो उनकी भी सेना कमज़ोर नहीं रही है। हिटलर ने जब ये देखा तो सितंबर 1940 ठीक एक साल बाद एक ट्रीटी किया है, टी फॉर ट्रीट, इटली और जापान से। यानी इस हिटलर ने अपनी सेना को स्ट्रांग बनाया अपना एक्सपेंशन करने के लिए। इटली, जापान और जर्मनी अब तीन सेनाएं मिल गई हैं और वार कर रही हैं ब्रिटेन और फ्रांस से। स्टार्टिंग में बड़ी सफलता मिली। कहा जाता है यही समय है 1940 का एंड। ये वही समय है जब हिटलर की पावर उसके सबसे टॉप फ्लोर पे है। बहुत बड़ी युद्ध किया है, चाहे वो लैंड वाली आर्मी हो, चाहे एरोप्लेन की आर्मी हो, हर एक प्रकार, चाहे वाटर की आर्मी हो, हर एक आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया था कि कुछ ही समय में कहा जाता है फ्रांस को इसने जीत लिया, पूरे फ्रांस को ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहीं हिटलर ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक गलती कर दी। आपके बुक में नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, करीबन कुछ समय पहले हिटलर और यूएसएसआर का एक दूसरे से समझौता हुआ था, ट्रीटी हुआ था। उसमें हिटलर ने वादा किया था कि अगले 5 साल तक ना यूएसएसआर जर्मनी से युद्ध करेगा और ना जर्मनी यूएसएसआर से। ये मैंने आपको बता दूं, ये आपके बुक में नहीं दिया है, ये जानते रहिए। लेकिन हिटलर ने इसका उल्लंघन किया, उसको फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास फूड का शॉर्टेज हो गया, साथ ही उसके पास जगह की कमी हो गई और इन दोनों को प्राप्त करने के लिए उसने जून 1941 में अटैक कर दिया यूएसएसआर पे। यही उसकी एक गलती हो गई। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैप देखिए तो जर्मनी एक तरफ है, उसके एक साइड मतलब वेस्ट साइड में जापान वेस्ट साइड में फ्रांस और ब्रिटेन है, वहीं ईस्ट साइड में यूएसएसआर है। मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं और जर्मनी ने यही गलती कर दी, उसने सेना को बांट दिया और दोनों सेनाएं, कुछ सेना ईस्ट में लड़ रही हैं, कुछ सेना वेस्ट में, एकदम अपोजिट साइड में। यही हिटलर के लिए घातक हो गया और उस यूएसएसआर ने उस जर्मन सेना को डिफीट देते हुए बर्लिन तक आ पहुंचे। सिंपल कहूं तो वो जर्मनी में आ पहुंचे, दोहरा दबाव पड़ गया। चलिए, ये तो रही जर्मनी की गलती। दूसरी तरफ यहाँ जापान ने भी गलती कर दी। क्या हुआ? स्टार्टिंग जापान वगैरह को सफलता मिल रही थी तो जापान अपने पूरे पावर में था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, विश्व का सबसे बड़ा पावरफुल हूँ। और इसने क्या किया, उस देश को, जो देश सेकंड वर्ल्ड में एंट्री ही नहीं करना चाहता था, यूएसए, जापान ने वहाँ उसके पर्ल हार्बर पर एक बम गिरा दिया। क्लियर?
नहीं, पहले बम कहीं और एक क्षेत्र पे गिराया था, तो यूएसए ने कहा भाई जापान हम लोग तो वार भी नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर बम क्यों गिरा रहे हैं। जापान ने कहा सॉरी सर, ऐसे गलती हो गई, गिर गया, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ने कहा चलिए ठीक है, अब अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जापान ने फिर वही काम किया और कुछ महीने बाद जाके पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया, जहाँ कहा जाता है 23 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। अमेरिका ने कहा भैया अब क्या हुआ, अब क्यों गिरा दिया बम। जापान ने कहा सॉरी सर, फिर से गलती हो गई। अमेरिका ने कहा आपकी ये बार बार गलती हो रही है, इसलिए रुकिए, मैं खुद सेकेंड वर्ल्ड वार में आ रहा हूँ, आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, सारी गलती खुद पता चल जाएगी। क्लियर। यूएसए का एंट्री करना जापान के लिए ही नहीं बल्कि हिटलर के लिए भी बड़ा डेंजरस हो गया, क्योंकि यूएसए की सेना बड़ी ताकतवर थी और अब जो हिटलर अपने पावर में सबसे टॉप पर चल रहा था, उस पावर को खत्म कर दिया यूएसए और यूएसएसआर जैसे देशों ने। नहीं तो स्टार्टिंग में तो बड़ी सफलता मिली थी हिटलर को। फ्रांस, पुर्तगाल, पोलैंड, ये देश कहा जाता है हिटलर के सामने पत्तों की तरह उड़ते थे, इतनी स्ट्रांग थी वो हिटलर की सेना, और इस प्रकार हिटलर प्रवेश कर रहा था इन सब देशों में। क्लियर। तो हिटलर और उसकी सेना पराजित होने लगी। 1944-45 तक पूरी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड हो गया है और जर्मनी पराजित हो चुका है। हिटलर अपने सहयोगियों के साथ सुसाइड कर लिया, मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था। जापान युद्ध हार गया, लेकिन इसके बावजूद वो रुक नहीं रहा था। 1 महीने 2 महीने के गैप के पे जाकर वो अमेरिका में बम गिरा देता। अमेरिका कहता भैया क्यों गिरा रहे हो, जापान कहता गलती हो गई। अमेरिका कहता भैया युद्ध तो समाप्त हो गया, हार गए तो गलती क्यों कर रहे हो, अब आइंदा नहीं होना चाहिए। जापान नहीं माना और इसका रिजल्ट उसे बहुत बड़ी कीमत दे के चुकानी पड़ी, क्योंकि इस अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 सबसे बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम छोड़ दिया। स्ट्रॉन्गेस्ट बम है, आप जानते ही हैं, उस एटम बम का असर आज भी है। हिरोशिमा और नागासाकी में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हमेशा वो डिसेबल ही होता है, यानी वो विकलांग ही होता है, वो कभी स्ट्रांग बन के पैदा नहीं होता। उस एटम बम का असर इतना है, और इसी एटम बम के गिरने के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति कही जाती है। क्लियर। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जर्मनी हार चुका है और इस ब्रिटेन और उसके साथी राष्ट्रों की जीत हो चुकी है। आगे इसके बाद क्या परिणाम हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आपको थोड़ा मैं पीछे ले चलता हूं और हिटलर के नाजी पार्टी का जो व्यू था, जो उसकी सोच थी, जो उसकी थिंकिंग थी, उसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, आज मैं वो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। नाजी वर्ल्ड व्यू। क्लियर। नाजी का क्या प्रभाव पड़ा पूरे वर्ल्ड पे, आज उसको डिस्कस करते हैं। बाकी 1945 के बाद क्या हुआ ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या हालात बने, कैसे क्या हुआ है। क्लियर। चलिए, नाजी का क्या प्रभाव पड़ा, तो अब नाजी वर्ल्ड व्यू क्या है। द क्राइम्स नाजी कमिटेड, द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सक्सेस। क्लियर। यानी नाजी की जो पार्टी थी ना, जो क्राइम्स था उसका, वो एक ही इंसान की सोच थी। वो किसकी सोच है, एक ही इंसान की सोच है, वर्ल्ड की वो सोच नहीं है। और वो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरह हिटलर की आइडियोलॉजी थी। क्लियर। यानी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी समाज का बंटवारा। क्लियर। नाजी क्या करता था, नाजी कहता था जर्मनी में जितने भी इंसान हैं इनमें 2 कैटेगरी है। जर्मनी में जितने भी इंसान हैं उसमें क्या है, 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी को डिजायरेबल्स बोलते हैं और दूसरे को अनडिजायरेबल। जो डिजायरेबल वाला ग्रुप है ये है सुपीरियर, और जो अनडिजायरेबल वाला ग्रुप है ये है इंफीरियर, छोटा है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। ये कैटेगरी बनाया है नाजी ने, यानी हिटलर ने। उसने इसे बनाया जर्मनी के लिए, लेकिन इसे वर्ल्ड में भी उसने प्रचार करने की कोशिश किया। ठीक। डिजायरेबल में क्या है, ऐसे इंसान जो एग्जाम्पल ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, यही शुद्ध प्योर ब्लड वाले इंसान हैं। जर्मनी में केवल इन्हीं को रहना चाहिए, बाकी किसी को रहना नहीं चाहिए। यही डिजायरेबल है, यही एक्सेप्टेबल है, बाकी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ अनडिजायरेबल, ऐसे लोग जिन्हें हिटलर पसंद नहीं करता था और उन्हें खत्म कर देना चाहता था, उसमें सबसे ऊपर नाम लिया जाता है ज्यूज का।
क्यों? क्योंकि ये ज्यूज ही हैं जिसने मारा है क्रिस्ट को, इसीलिए वो ज्यूज से सबसे ज़्यादा ज्वेलस रखता था और वो चाहता था पूरे वर्ल्ड में ज्यूज को खत्म कर दिया जाए। ये सबसे गंदे खून वाले इंसान हैं, इन्हें पृथ्वी पर रहने की ज़रूरत नहीं है। इनमी ऑफ आर्यंस, ये ज्यूज जो हैं ये आर्यंस के दुश्मन हैं। ये वही आर्यंस जर्मन आर्यंस हैं जिन्हें डिजायरेबल की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? ज्यूज इन पे सबसे बड़ा टारगेट किया है। हिटलर का सबसे टारगेट जो ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर ज्यूज का नाम लिखा जाता है। क्लियर? दूसरा, इन्होंने गिप्सी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। गिप्स कौन होते हैं? वो जो इंडियंस लोग होते हैं, समझो, मतलब गोरे काले जो भूरे उरे सब होते हैं वो इंसान। ब्लैक्स, कालों को भी पसंद नहीं करता था और हमेशा हिटलर कहा है इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये गंदे खून वाले हैं और पूरे पृथ्वी पर केवल एक ही इंसान होना चाहिए, ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। इन्हीं के लिए पृथ्वी है क्योंकि ये प्योर रक्त वाले, प्योर ब्लड वाले हैं। क्लियर? इसके आगे क्या है डिजायरेबल्स में और क्या क्या पॉइंट हैं, क्या है क्या नहीं है, इसके डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्डिक को किस प्रकार छूट दी गई, ब्लॉन्ड वालों को किस प्रकार उन्हें सहूलियत दी गई और इन ज्यूज़ की कितनी हालत ख़राब हुई है, ये सब डिस्कस करूंगा। बहुत जुल्म किया है, 6-7 साल युद्ध किया हिटलर ने, 5 to 6 ईयर्स, लेकिन इस युद्ध में बहुत क्रूएल रूप आया है हिटलर का सामने, बहुत क्रूएल रूप आया है। कहा जाता है जो अगर ज्यूज कास्ट का कोई मिल जाता इंसान तो अच्छा खासा उन्हें बंदी बनाता, उसके बाद अपने गैस चेम्बर में डाल देता और गैस चेम्बर में अच्छे खासे उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को भरवाता था। अगर 1 घंटे बाद उस गैस चेम्बर को खोला जाता तो कहा जाता है उस चेम्बर में केवल हड्डियां रहती थी और मांस पिघल कर पानी की तरह बाहर आ जाते थे। तो बहुत क्रूएल रहा है निश्चित तौर पे हिटलर, और ये जुर्म किया है उसने ज्यूज और कुछ अन्य कास्ट पर जर्मनी में। डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इस हिटलर के बारे में। लेकिन इतना तो ज़रूर है, हिटलर विश्व के लिए कितना भी बड़ा क्रूएल, कितना भी बड़ा क्रूर शासक क्यों ना हो, जर्मनी के लिए निश्चित तौर पे हमेशा से वो अच्छा ही था और जर्मन्स उसे आज भी अच्छा ही मानते हैं। इसीलिए तो 1945 में जब वो हिटलर मरा तो 40 दिनों तक जर्मनी में कहा जाता है किसी ने लाइट नहीं जलाई। तो ये है प्रभाव उस हिटलर का। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ अनडिजायरेबल्स के और पॉइंट, डिस्कस करेंगे कुछ सुपीरियर यानी डिजायरेबल के कुछ और पॉइंट्स, और बताऊंगा हिटलर के कुछ और स्टोरी के बारे में। साथ ही डिस्कस करूंगा 1945 के आगे की कुछ कहानी। ओके, थैंक यू।